सो नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री चैप्टर 2 जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द मैप ऑल्सो एंड थ्योरी वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं और 2 मार्क्स मैप के लिए भी सिर्फ इसी चैप्टर से कैरी होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चैप्टर से ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एंड ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड क्योंकि आपकी ही कंट्री के लीडर्स आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो हेयर वेलकम यू ऑल इन वंदनाज स्टडी स्टूडियो और यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीइंग अ सोशल साइंस टीचर मैं आपसे शेयर करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईआरटी। तो जितना भी पीपीटी आपके साथ शेयर हो रहा है ये सारी लाइनें आपकी एनसीईआरटी बुक की ही हैं, तो कोई भी डाउट आपका वीडियोस को देखने के बाद नहीं रहने वाला है। फिर भी अगर रह जाता है तो कमेंट डाउन योर क्वेश्चन, आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू आंसर कर दिया जाएगा सो दैट आई कुड हेल्प टू माय स्टूडेंट एज वेल एज टू मेनी ऑफ द अदर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर जिसको कि हम 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलते हैं अभी पार्ट 1 जिसमें हम सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कवर करेंगे मेनली, एंड सेकेंड पार्ट में सिविल डिसोबीडियंस एंड डिटेलिंग टुगेदरनेस फीलिंग। ओके, सो लेट्स मूव विद द चैप्टर। So, nationalism in India is the second chapter of history and a very important chapter. और सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की कि ये अच्छा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है और easy to understand भी है। So, let's move with the chapter कि ये नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रीडम फाइट बेसिकली एज इन अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट, राइट। अगर हम स्पेशली स्ट्रगल की बात करते हैं, जब हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो ये स्ट्रगल इफ़ यू रिमेंबर इन योर क्लास 8th एनसीईआरटी आपने पढ़ा था दैट 1858 वॉज अ स्पेसिफिक पीरियड जब आपने पढ़ा था कि भाई मंगल पांडे ने सबसे पहले रिवॉल्ट करा था। वो एक फर्स्ट इंसिडेंट और इवेंट था। वहाँ से धीरे 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 स्लोली द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे आने लगी, ठीक है। यानी बाकियों को, बट यहाँ पर हम इतना डिटेल नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं 1915 से लेके 1947 के बीच का जो पीरियड था, वहाँ पर क्या पर्टिकुलर मूवमेंट जो हुए जिसने कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और यहाँ पर गांधी जी एज अ सुपर हीरो हमारे काम करने वाले हैं चैप्टर में, बिकॉज द मूवमेंट्स वी आर डिस्कसिंग हेयर इन दिस चैप्टर्स लेड बाय द गांधी जी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म इज लिंक्ड एज द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ ये दिया हुआ है जहाँ पर आपको बताया हुआ है कि बेसिकली मूवमेंट उस समय धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे थे। सो पीपल बिगेन द डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म एंड द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट द टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर ऑल्सो। क्योंकि अभी लोगों को इतना तो समझ में आने लगा था कि यस उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म किया जाए। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट दैट इफेक्ट ऑफ द कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंसेस वर वेराइड, देयर नेशनलिज्म फ्रीडम वर नॉट बेसिकली। तो अभी मूवमेंट शुरू हुआ था बट अभी वो जोश, वो यूनिटी, वो यूनिफिकेशन नहीं आ पाया था। अब इसको धीरे धीरे मूवमेंट्स के साथ गैदर किया गया। अब इसी फ्लो में उसी नेशनलिज्म की स्पिरिट को बढ़ा दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार ने। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार यू लर्न इज 1914 से लेकर के 1918 पीरियड तक का टाइम था। दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था। तो अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या रिजल्ट आए। सो ऑफ कोर्स ये जो पीरियड रहा 14, 15, 16, 17, 18 यानी 4 साल युद्ध चलता रहा एंड पीपल वर ऑलरेडी इन अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन एंड एनी हाउ दे वर एक्सपेक्टिंग कि भाई वॉर ख़त्म होगा और शायद परिस्थितियाँ सही होंगी, शायद ब्रिटिशर्स उसके बाद कुछ हमारे लिए फेवरेबल पॉलिसीज़ लाएंगे। बट वॉर ख़त्म ही नहीं होने आ रहा था और अल्टीमेटली जब वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद तो और भी वर्स्ट कंडीशन सामने आई। क्या क्या चीज़ें हुई, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। कुछ डिफरेंट ही उनके सामने इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन निकल के आ रही थी जो कि उनके फेवर, इंडियंस के फेवर में ही नहीं थी। ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर वॉज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन एंड टैक्सेस। अब ये जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर आ रहा था, यानी जो भी खर्चा वॉर के लिए आना था, उस खर्चे के लिए जो पैसा था वो वॉर लोन लिया गया और साथ में टैक्सेस कौन दे रहे थे, हमारे इंडियन पीजेंट। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्सेस इंक्रीज। ऑलरेडी टैक्सेस तो वो दे ही रहे थे, अभी उनके इनकम टैक्सेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, यानी नए नए कुछ एडिशनल टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए। ऑलरेडी कुछ टैक्सेस थे, कुछ 2-3 टैक्सेस उन्होंने और लगा दिए भाई नए कि कुछ और इनकम के सोर्स बन जाएंगे। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस। प्राइस इंक्रीज्ड बिटवीन दिस 1930 to 18 period, leading to the hardship of the common people, because common people were already not in such a well to do condition। ऑलरेडी पैथेटिक सिचुएशन है और उस पर इन्होंने प्राइजेस और बढ़ा दिए, तो भाई वो अपने सर्वाइवल की चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया, वाइड स्प्रेड एंगर।
अब एट द सेम टाइम क्योंकि वॉर कंटिन्यू था ना, तो अब ज़बरदस्ती हमारे इंडियंस को वॉर के लिए रिक्रूट किया जा रहा था। यानी ब्रिटेन इन्वॉल्व था वर्ल्ड वार में, इंडिया का तो कोई रोल नहीं था, ब्रिटेन यहाँ रूल कर रहा था, तो हमारी कंट्री से वो सोल्जर्स को, लोगों को एज अ सोल्जर ज़बरदस्ती रिक्रूट किया जाता था। वो नहीं जाना चाहते थे, भाई वॉर में जाके तो मरना ही है, उनको पता था, बट ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ करके भेजा जा रहा था। तो इस चीज़ से लोग और भी ज़्यादा गुस्से से भर गए, राइट। क्रॉप फेलियर बिटवीन द 1918 एंड 1920 to 21, एक्यूट फूड शॉर्टेज। अब इस पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से और वॉर, दोनों ही दो फैक्टर रीजन रहे जिसकी वजह से एक्यूट फूड शॉर्टेज आने लगी। अब हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके लिए भी फूड कंप्लीट नहीं हो पाता था, ऊपर से जो कॉलोनीज यहाँ पर रह रही थी ब्रिटिश कॉलोनीज, उनको भी फीड करना था। तो क्रॉप फेलियर के बाद एक्यूट फूड शॉर्टेज फेस करना पड़ा। एंड दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, भाई लोगों को खाने ही नहीं मिलेगा। According to the census of the 1921, 12 to 13 million people were perished as a result of the famines and the epidemic. यानी फूड शॉर्टेज आ चुकी थी, खाने को लोगों के पास कुछ नहीं था। दैट वॉज द फेमाइन कंडीशन। और फाइनली फेमाइन यानी भूखमरी फैल गई। भूखमरी फैल गई तो भाई लोगों की बॉडी वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी तो ये एक एपिडेमिक सिचुएशन उनके सामने क्रिएट हो चुका था। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था और फाइनली मैनी ऑफ द पीपल वर faced this problem by losing the life, यानी अपने जीवन से हाथ धो बैठे वो। तो इस तरह से ये फाइनली ये सारी सिचुएशन जब आई तो इंडियंस वर मच मोर एग्रेसिव देन आफ्टर अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर। अब उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि भाई एक तो हमारी बात सुनते नहीं है ब्रिटिशर्स, ऊपर से हमारे लिए जो है इन्होंने और ज़्यादा समस्या खड़ी करके रख दी है। नाउ आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सो दैट ऑल, ये जो हमने पीछे पढ़े, दीज ऑल द रीजन्स, तो ये सारे, जस्ट अ सेकेंड, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी ये सब कुछ हुआ जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार, यानी 1918 जिस समय वर्ल्ड वार खत्म होने को था और खत्म हो गया था, तो ये सब चीज़ें उस समय चल रही थी। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लोग और भी ज़्यादा गुस्से से भर गए। तो क्या रिजल्ट सामने निकल के आए उसके, दैट द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार। तो ये रिजल्ट फाइनली लोगों को यूनाइट कर पाए, मीन्स एज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार देयर वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडियंस अगेंस्ट टू द ब्रिटिश पावर। ठीक इसी समय पे गांधी जी ने भी, जब वर्ल्ड वार चल ही रहा था उसी समय पे गांधी जी आए एंड स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। सो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, अब ये सत्याग्रह मूवमेंट क्या था। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915 from South Africa. It should be learned to you for the MCQ. When Gandhiji returned from South Africa in 1915, he returned from South Africa. He had successfully fought the racist regime with the novel method called the सत्याग्रह। अब अफ्रीका में भी ब्रिटिश रूल था, ब्रिटेन रूल कर रहा था, तो वहाँ पर भी गांधी जी उन लोगों के लिए लड़के आए थे। यहाँ आकर के देखा तो यहाँ तो और भी वर्स्ट कंडीशन थी। सो सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रुथ एंड नीड इन सर्च ऑफ ट्रुथ। व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द सत्याग्रह। तो आपकी बुक में जो सत्याग्रह मूवमेंट का पैराग्राफ दिया है ना, उसकी स्टार्टिंग की जो 6 लाइन है बेटा, उसको आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। तो सत्याग्रह के बारे में कुछ भी पूछा हुआ है तो आपको वो लाइनें सिंपली लिखनी है। व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ द सत्याग्रह, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ द सत्याग्रह, व्हाट यू मीन बाय सत्याग्रह, एक्सप्लेन अबाउट द सत्याग्रह, व्हाट एवर द क्वेश्चन इज अबाउट द सत्याग्रह इन सच अ वे। ठीक है, उसकी मीनिंग को लेकर के तो आपको वो 6-7 लाइन सिंपली लिख देनी है, दैट्स इट। इट सजेस्टेड दैट, तो ये क्या कहता था, पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड सर्च ऑफ ट्रुथ, यानी अगर आप इफ यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रुथ एंड जस्टिस, फिजिकल फोर्स वाज नॉट रिक्वायर्ड। ये लाइन आपकी एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दी हुई है और यही सत्याग्रह की एग्जैक्ट फिलॉसफी थी। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, then physical force was not necessary to fight the oppressor. This is the key line of सत्याग्रह, right? Exact meaning of the सत्याग्रह। कहीं पे MCQ में अगर आपको हाईलाइट होता है तो ये सबसे मेन पॉइंट है इसका। Without seeking vengeance or the being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through the non-violence। उन्होंने बोला कि हमें बहुत एग्रेसिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम सत्याग्रहीज हैं, सत्याग्रहीज मतलब who are fighting for the truth and to search of truth we are fighting। So without any battle, only through the non-violence। गांधी जी were always the worshipper and follower of the non-violence। तो सिर्फ अपने इसी फिलॉसफी के बेस पे हम आराम से विन कर जाएंगे, हमें फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानना था सत्याग्रही इसका। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द concise of the oppressors, and people including the oppressors had to be persuaded to see the truth। Mahatma Gandhi believed that dharma of non-violence could unite all। गांधी जी ने कहा कि ये जो धर्मा है नॉन वायलेंस का, ये वो पावर है जिससे हम सबको यूनाइट कर सकते हैं। सो गांधी जी वेल नोन लीडर ऑफ द एंड नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। तो इन्होंने स्टार्ट किया सत्याग्रह मूवमेंट।
early satyagraha movement of the Mahatma Gandhi. So first Gandhi ji when he returned in 1915 में तो वो रिटर्न हुए, then 15 से लेकर के 1916 तक गांधी जी toured in the villages of India to understand the condition of the people, what the situation was there, so that he could anyhow think about a particular strategy कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को सोचने के लिए चीज़ों को समझना ज़रूरी था। तो पहले साल भर उन्होंने मेजर एरियाज़ कई जगहों में जा करके वो लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना समझा। सो अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी दैट वाज इन 1916 फाइनली जब ये चीज़ें वो समझ गए तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई हमको मतलब मुझे यहाँ पर भी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करना है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। नाउ इट वॉज इन 1960 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द peasants and struggle against the oppressor plantation system. Finally, in 1916, first सत्याग्रह was started by गांधी जी और सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ हुआ था? The first सत्याग्रह was in चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट जो आपको मैप के लिए भी याद होना ज़रूरी है और 1 मार्कर क्वेश्चन में भी और फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन। So the first Satyagraha movement in 1916, he traveled to Champaran, Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. अब यहाँ पर अब ये जो सत्याग्रह था, it was in favor of peasant and farmers, right? Against to the oppressive plantations. अब यहाँ पर जो प्लांटेशन काम होता था वहाँ पर ज़बरदस्ती फार्मर से लाइक इंडिगो ओपीएम उगवाया जाता था जिससे कि उनकी जो ज़मीन थी वो भी ख़राब हो जाती थी और साथ में वो अपने मन से कोई फसल उगा ही नहीं सकते थे। तो इसके अगेंस्ट बिहार में लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, सत्याग्रह मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने उनको लीड किया। देन देयर वाज अ सेकेंड सत्याग्रह इन 1917 ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह इन सपोर्ट अगेन इट वाज इन अ पीजेंट एंड फार्मर दैट वाज इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो दूसरा सत्याग्रह था वो दूसरा सत्याग्रह भी पीजेंट एंड फार्मर्स के ही फेवर में था, बट ऊपर वाले में तो हमने पढ़ा कि प्लांटेशन ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट था। सेकेंड सत्याग्रह वाज इन 1917, इट वाज अगेंस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट हेयर दे वर डिमांडिंग फॉर रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग द रेवेन्यू, जहाँ पर उनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा उनको देने पड़ते थे, तो वो टैक्सेस उन्होंने मतलब रेवेन्यू को कम करने की बात कही थी, कई जगह में कम करने और ख़त्म करने की बात के लिए ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पर ये जो हमें डेट दी हुई है ना 1916, बेसिकली जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इट वॉज इन द 1917। ये आपको एनसीईआरटी भी कई दिखाती है 1916 और 70 फ्लो में आता है। तो एक्चुअली 1916 में क्या था कि जो पॉलिसी और स्ट्रेटजी है सब कुछ प्लानिंग हो चुकी थी मूवमेंट की, हाँ मतलब ले लिया स्टेप की चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट पे ये मूवमेंट स्टार्ट होना है, ऐसे होना है। तो लास्ट मंथ था 1916 का, फाइनली जो एक्चुअल एक्शन स्टार्ट हुआ था ना तो 1917 ही आया था। तो अगर हम इसको 1917 बोलते हैं, इस चंपारण बिहार वाले डिस्ट्रिक्ट को भी 1917 में ही बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। 1917 इसलिए वो ऐड हो जाता है। So that was the second satyagraha movement, and then after third time सत्याग्रह started, that was in अहमदाबाद, it was in favor of mill worker। अब वहाँ पर मिल वर्कर की डिमांड थी, उनके भी जो वेजेस थी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, वर्किंग आवर्स उनके बहुत ज़्यादा थे, वेजेस बहुत कम दिया जाता था, वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर थी। तो अपनी इन 3 बेसिक प्रॉब्लम्स को लेकर के उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया गांधी जी की कमांड के साथ में। अब ये 3 बैक टू बैक सत्याग्रह सक्सेसफुल रहे। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पहला सत्याग्रह मूवमेंट, देन आफ्टर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, देन थर्ड वाज द अहमदाबाद इन फेवर ऑफ मिल वर्कर, ठीक है। पहले दोनों पीजेंट एंड फार्मर्स के फेवर में थे, बट बिहार में अगेंस्ट टू प्लांटेशन था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में रेवेन्यू रिलैक्सेशन के लिए था और अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के फेवर में था। ये तीनों ही सक्सेसफुल हुए, तो गांधी जी को भी मोटिवेशन मिला और लोगों का गांधी जी के ऊपर ट्रस्ट स्ट्रांग हो गया। एंड देन आफ्टर द रॉलेट एक्ट, इसके बाद कहानी आती है रॉलेट एक्ट की। भैया अब ये रॉलेट एक्ट था क्या? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द 2 मार्क क्वेश्चन और द 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ये दो बेसिकली व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉलेट एक्ट, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द रॉलेट एक्ट। So it was passed by Imperial Legislative Council despite opposition of the Indian members। अब क्योंकि जो पिछले तीनों सत्याग्रह हमने पढ़े थे, बैक टू बैक 3 सत्याग्रह हुए एंड ऑल द 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स प्रूव्ड सक्सेसफुल। अब ब्रिटिशर्स भी डर तो गए थे, उनको लगा कि भाई ये जो इंडियंस हैं, सत्याग्रहीज हैं, ये तो भाई अपनी चलाते जा रहे हैं, ऐसे तो हमारी पावर कम हो जाएगी। और वो ये समझ चुके थे कि ये लोग गैदरिंग कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट को हमें रोकना है, गैदरिंग को हमें रोकना है। तो उन्होंने हरीडली एक लॉ पास किया जिसमें कि उन्होंने इस गैदरिंग को परमिशन ही नहीं दी। तो दैट वाज अबाउट द रॉलेट एक्ट, ठीक है। सो इट वाज पास्ड
That Rowlatt Act was passed by the Imperial Legislative Council despite the opposition from the Indian members. अब कुछ इंडियन मेंबर्स, हमारे मेंबर्स कम ही थे वहाँ पर प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने मना किया कि भाई इस तरह का कोई लॉ निकालना गलत है। तो उनकी तो सुनी नहीं जाती थी, वो तो सिर्फ एक फॉर्मली कह सकते हो कि कुछ दो चारा मेंबर रख दो वाली बात थी, इसके अलावा उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे ब्रिटिशर्स। बट उनके मना करने के बाद भी तुरंत बहुत ही जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में एक लॉ पास किया गया। इट वॉज द रॉलेट एक्ट। गवर्नमेंट गॉट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। अकॉर्डिंग टू दिस रॉलेट एक्ट, उन्होंने क्या करा कि गैदरिंग मना करवा दी थी, और उन्होंने बोला, अब वो चाहते थे कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, what was the main objective of this Rowlatt Act? The main objective was repress the political activities. ये जो political activities गैदरिंग करके वो प्लानिंग कर रहे थे, इसको रिप्रेस करना, रोकना, ठीक है। तो जल्दीबाजी में रॉलेट एक्ट हुआ कि अगर कोई भी इस तरह की गैदरिंग कर रहा है तो इट विल दैट ग्रुप और द पीपल, उनको क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्टली जेल फॉर 2 years, 2 साल के लिए, वो भी विदाउट ट्रायल। ट्रायल का मतलब हमें अपने बचाव में कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा, कोई ट्रायल नहीं होगी हमारी, 2 साल तो जेल में रहना ही रहना है। And Gandhiji launched then after the non-violent civil disobedience movement against such unjust laws, starting with the हड़ताल on the 6th April. तो अब इसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, इसी रॉलेट एक्ट के लिए गांधी जी ने पहले रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। इट वॉज एज द 4th मूवमेंट, ठीक है। दिस रॉलेट एक्ट वॉज द मेन रीज़न, और हम ये बोलें कि ब्रिटिशर्स को पता था, अब वो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, और जनरल डायर जिसके हाथ में कमांड थी, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि लोगों को डरा धमका दिया जाए, क्योंकि जस्ट अप्रैल में बैसाखी का फेस्टिवल आता है, दे नो अबाउट दिस। तो उनको पता था कि लोगों को अगर डरा धमका के रखेंगे तो आगे ये हमारे आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो इस रॉलेट एक्ट को लगाने का रीज़न ही यही था कि पहले तो लोगों को सप्रेस कर देना है, अगर वैसा मूवमेंट करते हैं तो हम उनको मतलब फाइटिंग इन सब चीज़ों के थ्रू सप्रेस कर देंगे। तो फाइनली व्हाट वर द रिजल्ट्स? अब ये रॉलेट एक्ट के रिजल्ट्स क्या निकल के आए सामने? रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि रॉलेट एक्ट हो। उनको तो मतलब 4 से ज़्यादा मेंबर्स आपस में एक साथ खड़े ही नहीं हो सकते हैं, तो ये तो गलत बात थी। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट शो किया, धरनास लगाए। अब लेकिन उनकी बात तो आसानी से सुनी नहीं जा रही थी, बट पीछे बैक टू बैक 3 सत्याग्रह सक्सेसफुल हुए थे ना, तो इसी उम्मीद में ये बेचारे दोबारा से चले कि हम फिर से, इन्होंने रैलीज निकाली कि भाई ये मूवमेंट को आप, या सॉरी ये जो रॉलेट एक्ट है इसको आप हटाओ। फेयर्ड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। So lines of the communication such as the railways and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on the nationalist. अब इस प्रोसेस में कुछ तो नेशनलिस्ट हमारे गांधी जी के पूरे फॉलोवर थे, नॉन वायलेंस के साथ जो काम कर रहे थे, बट कई सारे ना वायलेंट लीडर्स भी थे। तो कई जगह पे जो है डिसोबीडियंस होने लगा, यानी रेलवे स्टेशन डिस्ट्रैप्ट कर दिए गए, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, यानी जगह जगह पे पुलिस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस और कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सबको अटैक किया जा रहा था। Local leaders were picked up from the Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon the peaceful processions. अब यहाँ पर ये मूवमेंट तो चली रहा था, ठीक इसी समय पे आ गया था बैसाखी का फेस्टिवल, जहाँ पर बैसाखी में सारे ही लोग अमृतसर में इकट्ठे होते हैं। हर बार ऐसी वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे कि जो अमृतसर का पार्क है वहाँ पर सारे लोग गैदरिंग उनकी होती थी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस बार भी एज़ यूजुअल वो आए वहाँ पर। उनको नहीं पता था कि भाई रॉलेट एक्ट लगा हुआ है, और रॉलेट एक्ट क्या था उनको ये भी नहीं पता था, क्योंकि देखो उस समय ना बेटा कम्युनिकेशन तो होता नहीं था, न्यूज़पेपर से रिपोर्ट जाती भी थी तो लोगों को तो इतना पढ़ना भी नहीं आता था, इवन हर कोई न्यूज़पेपर लगाता भी नहीं था, और मैं कहूँ तो अफोर्ड भी नहीं करते थे, उनकी समझ से बाहर था, क्या ही करेंगे, उनके पास कहाँ ही टाइम था। तो कुछ लोग पढ़ते थे, बाकी तक खबरें पहुँचती थी, लेकिन ये चीज़ें लोगों तक, इंटीरियर गाँव तक ये पहुँचा ही नहीं था कि भाई रॉलेट एक्ट नाम की कोई चीज़ भी लगी हुई है कंट्री में इस समय। तो मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो अब इसको लीड करने वाला लीडर ब्रिटिश ऑफिशियल था हमारा जनरल डायर, उसके हाथ में थी कमांड। तो और उसने तो ये टारगेट किया था कि हाँ इस रॉलेट एक्ट के थ्रू हम इस अमृतसर वाले जलियांवाला बाग मैसेकर को टारगेट करने वाले हैं, ये उनका प्री प्लान था। सो जलियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज देयर, कुछ इसी तरह का आपको ये पिक्चर देखने मिल रहा है। तो यही कंडीशन हुई थी कि जब बहुत सारे हज़ारों लोगों की भीड़ यहाँ पर आई अमृतसर में, ये सोचकर कि भाई हमारा फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करेंगे, उन्होंने सोचा नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला है। तो यहीं पे जनरल डायर ने कमांड ले ली अपने हाथ में, एंड द रिजल्ट वॉज द जलियांवाला बाग मैसेकर। सो दैट जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ?
देयर वर स्ट्राइक। अब जलियांवाला बाग आपने पढ़ लिया, क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, दैट वी लर्न। जनरल डायर, ये जनरल डायर साहब ने कमांड ले ली अपने हाथ में, और ये जो प्रोसेशन हुआ यानी बहुत बड़े पार्क पे सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत बड़ा एरिया था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट को क्लोज कर दिया और ओपन फायरिंग करवा दी, जिसमें कई सारे लोग मारे गए एंड रेस्ट ऑफ जो बचे थे वनडेड, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से घायल हो गए। लोग जान बचा के भाग रहे थे, दीवारें कूद के फांद के भाग रहे थे, तो कई सारे बच्चे बूढ़े कुचल गए पैरों के नीचे, कुछ तो इस तरह से बिना गोली के भी मर गए थे। सो many of the people lost their life। तो रिजल्ट क्या आया सामने, there were the strike clashes with the police and attack, sorry इसको ले लेते हैं, there were strike clashes and police and attack on the government buildings। अब जनरल डायर को लगा था कि मैं ऐसा करूंगा तो ये जो सत्याग्रहीज है ना ये डर जाएंगे और इसके बाद ये हमारे सामने आवाज़ नहीं उठाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके अपोजिट कंडीशन हो गई थी। लोग और भी एग्रेसिव हो गए थे और सारे के सारे स्ट्राइक में आ गए अगेंस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जब हमारे लव वंस, डियर वंस, फैमिली मेम्बर्स को अगर हम खो देंगे तो क्या फिर हम उसके बाद चुप बैठेंगे, नहीं ना। और वो नोन पीपल थे, और आज की डेट में तो हम फिर भी बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, बट उस पीरियड की बात हम बात करते हैं आज से 150 साल पहले की। तो लोग आपस में एक दूसरे के लिए, यानी एक विलेज के लोग सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। विलेज वॉज नॉट जस्ट अ विलेज, इट वॉज लाइक अ फैमिली। तो इतने सारे लोग मारे गए तो बाकी सारे गांव वाले ना बिल्कुल गुस्से से भरे हुए थे। तो उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन एंड सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोज टू द ग्राउंड एंड ट्रैवल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स। पीपल वर फ्लॉस्ड इनटू विलेजेस एंड पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड ऑल्सो। अब दोनों तरफ से फाइटिंग चल रही थी, क्योंकि जो वायलेंट थे वो तो कर ही रहे थे, जो नॉन वायलेंट सत्याग्रही थे वो भी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने भी अपनी तरफ से वो भूल गए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह और द नॉन वायलेंस। वो भी अपने मतलब प्रोटेक्शन मोड में काम कर रहे थे ना, अभी तो भरे हुए थे गुस्से से, तो उन्होंने भी फायरिंग, अटैक करना ये सब शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स की तरफ से भी अटैकिंग हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स सत्याग्रही को पकड़ पकड़ कर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनसे बोला जाता था, मतलब दे वर देयर नोज ऑन द ग्राउंड ट्रैवल ऑन द स्ट्रीट। उनको ज़बरदस्ती जब गिरते थे तो उनको मतलब ऐसे कॉलर समेत खींचा जाता था, बोला जाता था, और उनको रगड़ के, भाई नाक रगड़ के अपनी आप हमें सलाम करो, मतलब साहिब वर द ब्रिटिश ऑफिशियल वर नोन द साहिब, उनको सलाम सैल्यूट करने को बोला जाता था। पीपल वर फ्लोज टू द विलेजेस, मीन्स एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। सीइंग द वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। अब यही जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, यहाँ से ये जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 जो रॉलेट एक्ट था वो एक तरीके का डिसोबीडियंस मूवमेंट कन्वर्ट हो गया था। और गांधी जी ने तो नॉन वायलेंस एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये कम्प्लीटली वायलेंस के फॉर्म में आगे बढ़ रहा था। सो बाय ऑब्जर्विंग दिस एज द मूवमेंट वॉज टर्निंग इन टू वायलेंट फॉर्म, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, उस समय के लिए रुकवा दिया। अब ठीक इसी पीरियड पे 1919 देयर वॉज द खिलाफत इशू, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना आगे चल के, ठीक है। अब ये जो खिलाफत इशू है, खिलाफत मूवमेंट है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 5 मार्क क्वेश्चन। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चा, आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सी कहानी, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, उसमें बस आपकी स्टार्टिंग की 4 लाइन को छोड़ करके जब आप अपने टेक्स्ट में देखते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो द रॉलेट सत्याग्रह वॉज लिमिटेड टू द सिटीज़ एंड टाउन। अभी जो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था ये सब जगह लोगों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सारे लोग तक तो मैसेज भी नहीं था, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था। अभी भी लोगों को यूनाइट कर पाना गांधी जी के लिए अभी भी एक टास्क बना हुआ था। सो गांधी जी इंटेंटेड टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम। खिलाफत इशू गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू गांधी जी। गांधी जी चाहते थे कि सारी कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, सारे लोग मिल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक हो जाएं, ताकि हम उनको अपनी पावर दिखा सकें। और ये खिलाफत इशू ने ये चांस गांधी जी को दिया। तो उस समय हमारी कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में नहीं, खिलाफत इशू वॉज गोइंग। खिलाफत इशू क्या था बेसिकली, व्हाट वाज देयर इन द खिलाफत इशू, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था और ये 1919 की बात हम कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ द ऑटमन टर्की। ऑटमन टर्की की हार हो चुकी थी उसमें, एंड देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफास। अब जो उनका इस्लामिक रिलीजन है और उनके जो इस्लामिक स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिनको कि खलीफास करके बुलाया जा रहा था, उनको लगा कि भाई अब उनका रिलीजन भी खतरे में है और उनके जो खलीफाज हैं वो भी खतरे में हैं, तो अब हमें स्टेप लेना पड़ेगा अपने रिलीजन को बचाने के लिए। एंड इस समय पे
पूरा वर्ल्ड अपने इस इस्लामिक गुरु खलीफास को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ था। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च। तो जब पूरे वर्ल्ड पे लोग मतलब जो इस्लामिक कम्युनिटी थी हर जगह से अलग अलग कंट्रीज़ से सपोर्ट कर रही थी, तो उसी समय पे हमारे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को लगा कि हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। सो टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। So Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi for united action on the Khilafat issue. अब जो कमेटी बनी, it was important question for the MCQ. Bombay in when was the Khilafat committee was organized? It was organized in 1919. 1919 में बहुत कुछ हुआ था, सारी डेट आप एक साथ मार्क कर लीजिएगा। Bombay, March 1919. So this committee was mainly organized by the two Muslim brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. Begin discussing with the Mahatma Gandhi for united action on the Khilafat issue. अब इन्होंने गांधी जी से मिलकर डिस्कस किया कि भाई कैसे हम यूनाइट करें और हमें सपोर्ट चाहिए। तो गांधी जी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। गांधी जी ने बोला यस ऑफ कोर्स हमें मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो एनिमी है वो ब्रिटेन है, यानी ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी ब्रिटेन जीता था, वही ब्रिटेन इंडिया को भी रूल कर रहा था। सो कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 गांधी जी लॉन्च द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये पहले खिलाफत इशू के फॉर्म में स्टार्ट हुआ, राइट, जहाँ पर उन्होंने की उस मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट किया, और वही खिलाफत मूवमेंट आगे चल करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो खिलाफत इशू बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फॉर्म में टर्न हो गया। आप याद रखिए, टॉपिक शुरू हुआ था खिलाफत इशू के साथ और आगे चल करके नॉन कॉपरेशन बन गया, और उसी में गांधी जी ने कनेक्ट कर दिया। जब ये खिलाफत इशू चल रहा था, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सारे लोग मिल करके एक हो गए, यानी पूरी कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज़ मिलकर एक हो गई अगेंस्ट टू ब्रिटिश पावर। तो गांधी जी ने तुरंत इस चीज़ को एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लिया और लोगों को समझाया। क्या समझाया? इज़ अबाउट द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। उन्होंने सिंपली बोला कि देखो, ब्रिटेन सिर्फ और सिर्फ इसलिए पावरफुल है क्योंकि आप उसको कॉपरेट कर रहे हो। जैसे ही आप उसे कॉपरेट करना बंद कर देंगे, देयर पावर कोलैप्स्ड विद इन अ ईयर, और स्वराज हमें मिल जाएगा। तो ये सिंपल फंडा उन्होंने सिंपली लोगों को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की। तो वहीं से ये जो खिलाफत इशू था ये तो बस थोड़े ही समय चला, और विद इन फ्यू मंथ्स ये टर्न हो गया पूरी तरह से। ये तो बस 1-2 महीने का टॉपिक था, और फिर वो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही था। ठीक है, उसमें भी सेम ही चीज़ थी, वहाँ भी वो नॉन कॉपरेशन की ही बात कर रहे थे खिलाफत इशू में भी। सो होप कि अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा। खिलाफत इशू को लेकर के आप कंफ्यूज हैं तो मैं इसका सेपरेट आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, डोंट वरी, राइट। अभी आप समझिए और चलते हैं आगे। Now is about the non-cooperation खिलाफत movement. So that was again lead by the गांधी जी, launched by गांधी जी, और इसमें रोल प्ले कर रखा था मोहम्मद अली और शौकत अली। तो पहले खिलाफत इशू के फॉर्म में हुआ, दैट वाज लॉन्च इन जनवरी 1921। अब यहाँ पर सारी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी एक बार माइनॉरिटी के फॉर्म में थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही थी। तो इस खिलाफत इशू के वजह से कि कारण हम कहें, सारे लोग एक साथ यूनाइटेडली अपोज करने लगे। मैनी सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड हेयर एंड ऑल इंटरप्टेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे। अब यही खिलाफत इशू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना आगे चल के, और ये जो नॉन वायलेंस था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो थ्योरी था, यानी स्वराज की जो बात हो रही थी, इस स्वराज को लोगों ने अपने अपने तरीके से लेना शुरू कर दिया। अपने तरीके से मतलब हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं हम उसको फोकस करते हैं। तो इसी तरह से उस समय कंट्री में अलग अलग जो ग्रुप थे, जैसे पीजेंट का ग्रुप था, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, बिजनेस ग्रुप थे। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए था कि हमें हमारे लैंड राइट मिल जाएँ, तो यही हमारे लिए स्वराज है। बिजनेस ग्रुप चाहते थे कि हमको बिजनेस के राइट्स मिल जाए, अदर कंट्रीज़ में अथॉरिटी मिल जाए बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो वो उनके लिए स्वराज था। यानी जिन प्रॉब्लम्स में वो ट्रैप थे, वो प्रॉब्लम जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा था, उससे वो बाहर निकल सकें, तो वो उसको स्वराज की मीनिंग से कनेक्ट कर रहे थे। तो ऑल इंटरप्टेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हमने पढ़ा सत्याग्रह मूवमेंट, बैक टू बैक 4 सत्याग्रह पढ़े हमने। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सेकंड इज खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, थर्ड इज अहमदाबाद सत्याग्रह मूवमेंट, फोर्थ इज रॉलेट सत्याग्रह, और उसके बाद आया खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब वो खिलाफत इशू के फॉर्म में था, और उसके बाद पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। So that was the non-cooperation movement. महात्मा गांधी इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, MCQ के लिए याद रखना, हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी 1909 में, डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ द इंडियन। इफ इंडिया रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। 1 साल के अंदर में हमें स्वराज मिल जाएगा, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, अगर आपने ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर दिया। ये बात वो अपनी बुक में पहले ही कह चुके थे। अभी इसको फिजिकल फॉर्म दिया गया।
प्रैक्टिकली लोगों के सामने बोला गया, बताया गया और इस पे काम किया गया. सो स्टेजेस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. स्टेजेस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब किस तरह से लोगों को तैयार किया गया, कैसे उनको समझाया गया, किन किन फेजेस में, स्टेजेस में इस काम को किया गया. सो सरेंडर ऑफ द गवर्नमेंट टाइटल. सबसे पहले तो उनसे कहा गया कि भाई आपको जो ब्रिटिशर्स ने बढ़ा चढ़ा के टाइटल्स दे रखे हैं ना अलग अलग नामों के साथ, आप इनको सरेंडर कर दीजिए. सेकंड इज बायकॉट ऑफ द सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स. यानी जो भी सर्विसेज हमारे लोगों ने ब्रिटिशर्स की ज्वाइन कर रखी हैं उन सबको आप सरेंडर कर दीजिए, बायकॉट कर दीजिए. बाइकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स. ब्रिटेन से आने वाला कपड़ा हम यूज़ कर रहे थे, ब्रिटेन से आने वाली कई सारे अदर गुड्स को इंडिया में यूज़ किया जा रहा था, तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया कि बाइकॉट, हम उनके बिजनेस को बढ़ा के उनको पावरफुल बना रहे हैं, आप इनको बाइकॉट करिए. इफ़ गवर्नमेंट यूजेस रेप्रेसिव मेजर्स, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेनिंग टू बी लॉन्च. इसके साथ ही उन्होंने सिंपल बात लोगों के सामने रख दी थी दैट इफ़ गवर्नमेंट यूजेस रिप्रेसिव मेजर्स, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेनिंग टू बी लॉन्च. अब उन्होंने बोला कि अभी तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उनको स्टॉप द कॉपरेटिंग ब्रिटिशर्स की बात कह रहे थे, लेकिन अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देंगे, मतलब फिर उनकी वो बात भी नहीं मानेंगे. तो ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट करा. सो फाइनली द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है. मतलब व्हेन पीपल गैदर्ड अगेंस्ट टू ब्रिटिश पावर, और लोगों ने गांधी जी को कॉपरेट किया, यानी यूनाइटेडली लोग एक्शन में आने लगे. सो मैनी विद इन द कांग्रेस वर रिलिक्वेंट टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर द नवंबर 1920. अब ठीक इसी समय पे ना 1920 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बड़े अच्छे मोड में आगे बढ़ रहा था, उसी समय इलेक्शन होने थे. अब कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो इलेक्शन को सरेंडर नहीं करना चाहते थे. वो चाहते थे कि हमें भी पावर में बने रहना बहुत ज़रूरी है. इन द मंथ ऑफ द बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज द इंटेंस टसल विद द कांग्रेस, क्योंकि कुछ कहते थे कि इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ कहते थे कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना है हमें. और गांधी जी ने भी यही बोला था कि भाई पार्टिसिपेट नहीं करना है, मतलब हमें बाइकॉट करना है, ब्रिटिशर्स की किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी तरीके से उन्हें सपोर्ट नहीं करना है. फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट द नागपुर इन दिसंबर 1920. ये आपसे पूछा जाएगा मैप में, नागपुर सेशन कहाँ हुआ था. दिसंबर नागपुर सेशन इन दिसंबर 1920. तो मार्क किया होगा, प्लेस का नेम आपको लिखना होगा, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द मैप. A compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. So finally non-cooperation program start हुआ. कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कन्विंस किया, सारे लोगों को समझाया और फाइनली वो लोग भी फिर मान गए कि यस ये क्यों ज़रूरी है. Now the movement in the town. The movement started with the middle class participation in cities. Thousands of students and headmaster, teachers, lawyer, all the working classes leave their job. Council elections were boycotted in most of the provinces except the Madras when the Justice Party, the party of the non-Brahmin, felt their entering the council was one way of gaining the power of something that usually the Brahmins had access. अब भी जितने भी लोगों को जो भी जॉब था उन्होंने वो सारा सरेंडर कर दिया, जॉब छोड़ दी, बच्चे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सबने यूनिवर्सिटीज़ को ड्रॉप कर दिया था. काउंसिल इलेक्शंस बाइकॉट हो गए थे पूरी कंट्री में, सिर्फ मद्रास. कहाँ पर हुए इलेक्शन, एमसीक्यू में याद रखिएगा, ओनली इन मद्रास, ओनली इन द मद्रास प्रेसिडेंसी इलेक्शंस वर कंडक्टेड. बाकी पूरी कंट्री में कहीं भी इलेक्शंस नहीं किए गए, सबने बाइकॉट कर दिया था. यहाँ पर इन लोगों को क्या लगता था, मद्रास में जो हायर क्लास ब्राह्मण कम्युनिटी थी, इनको लगता था कि भाई हमारी पावर बनी रहना जरूरी है, इसलिए इन्होंने कहा हम तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. इफेक्ट क्या हुआ, द फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड एज अ रिजल्ट. व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन. तो जैसे जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़ा, क्या रिजल्ट देखने को मिले हमें, फॉरेन गुड्स. सो फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, लीकर शॉप वर पिक्टेड एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन ह्यूज बॉन्डफायर. तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, हम इसको मार्क करते हैं यहाँ पे. फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, लीकर शॉप्स वर पिक्टेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बॉन्डफायर. तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है. तो ये 3 सीधे सीधे रिजल्ट निकल के आ गए थे एज अ मूवमेंट. सो बाइकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, जगह जगह पे इस तरह की बोनफायर, आग जला के उसमें जो कपड़े हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको जला दिया जाता था, बाइकॉट किया जाता था. तो इस तरह की एक्टिविटी हर जगह दिखाई देने लगी थी. द मूवमेंट इन द टाउन, टाउन में भी मूवमेंट बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था. इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ वर हैड बिटवीन द 1921 to 22 इट्स वैल्यूज ड्रॉप डाउन. 102 करोड़ की वैल्यू का जो कपड़ा आता था इंडिया में, अब वो इस पीरियड में कितना पहुंच गया था, 57 करोड़ रह गया था बस, क्योंकि लोगों ने यूज़ करना से मना कर दिया, बाइकॉट कर दिया था, खरीदना मना कर दिया था. प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप. ऑब्वियसली जब बाहर से आने वाला कपड़ा बंद हो गया, लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इंडिया में बनने वाला यूज़ करेंगे, तो हमारे इंडियन वीवर्स का प्रोडक्शन बढ़ा और यहाँ पर प्रोडक्शन उठा, हैंडलूम को फायदा होने लगा. मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन. अब धीरे धीरे कुछ समय तो मूवमेंट बड़ी तेजी से चला, स्पीड अप हुआ, बट थोड़े समय के बाद ही मूवमेंट स्लो डाउन हो गया. क्या रीज़न थे,
3 रीज़न आपके पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ दिया है वहाँ पर आपको ना एनसीईआरटी में 3 पॉइंट्स एग्जैक्टली दिए हुए हैं. सो रीज़न क्या थे, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. दीज आर द 3 बेसिक रीजन्स. ठीक है, स्लो डाउन जो मूवमेंट था तेजी से बढ़ा तो सही, लेकिन थोड़े ही समय में ये स्लो डाउन हो गया था. व्हाट वर द रीज़न फॉर दिस, क्या रीज़न थे इसके? फर्स्ट, खादी क्लोथ वॉज मोर एक्सपेंसिव, पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट. अब जो पुअर पीपल थे वो खादी खरीद नहीं सकते थे क्योंकि हैंड वेवन चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं. और जो रिच फैमिलीज थी ना उनको ये कोर्सर लगता था, खुरदुरा होता था ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो वैसे ही मैनेज नहीं करना चाह रहे थे. सेकेंड, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप. अब इसके साथ ही अगर बच्चों को स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो कब तक स्कूल ना जाते, स्कूल तो उनको भेजना ही पड़ता. तो धीरे धीरे फिर से ये प्रैक्टिस भी हटने लगी. एंड देयर वॉज स्लो टू कम अप, सो स्टूडेंट एंड टीचर्स बिगिन टू ट्रेकिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक टू द गवर्नमेंट कोर्ट्स. आप इसके 3 पॉइंट बना लेंगे. पहला कि खादी बहुत महंगा था इसलिए उनको फिर से स्विच करना पड़ा, वही मिलमेड क्लोथ जो ब्रिटेन से आ रहा था धीरे 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 चुपके चुपके से. दूसरा, हमारे पास एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं था. और तीसरा, जॉब के लिए भी कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन तो थे नहीं. सोर्स ऑफ इनकम लोगों का कहाँ से आता, कहाँ से सर्वाइवल मैनेज करते. तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर से अपनी जॉब्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया. तो ये मूवमेंट फिर से स्लो डाउन होने लगा. रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ये तो था टाउन में. अब जो कंट्री साइड यानी गांव के तरफ जो एरियाज थे वहाँ पर भी रिबेलियन एक्टिविटीज़ हो रही थी. गांव में कौन रहते हैं? पीजेंट एंड फार्मर्स. तो पीजेंट एंड फार्मर्स कैसे काम कर रहे थे? इन अवध पीजेंट्स वर लीड बाय द बाबा रामचंद्रा. याद रखना किसने लीड किया था पीजेंट एंड फार्मर्स की टीम को? पीजेंट एंड फार्मर्स वर लीड बाय द बाबा रामचंद्रा. The movement were against to the Tulikidars and the landlords who demanded from the peasant extraordinary high rents and a variety of other cases. Peasants had to beggar and work at the landlord farms without any payment. Begar system was going on in the country. बेगार क्या होता था? Labor that villagers were forced to contribute without any payment. यानी विलेज के लेबरर्स वर्कर्स को काम कराया जाता था बिना वेजेस दिए. मतलब वो पूरे दिन काम भी कर रहे हैं, बदले में उनको कोई वेज नहीं दी जाती थी. इसको बोला जाता था बेगार सिस्टम. ठीक है, बेगार बेगार रिमेंबर, बैगर अलग चीज़ होता है, ये बेगार है. एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है. द बेगार सिस्टम रिफर टू व्हेन laborers of the villages were forced to contribute without any payment, right? Now peasant demanded the reduction of the revenue, abolition of begar and social boycott of oppressive landlord. Again 3 demands. तो विलेज में लोगों की 3 डिमांड क्या थी? What were the 3 basic demand? They were with the these 3 demand. Reduction, अब वो क्या चाहते थे? Reduction of revenue 1, सेकेंड एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम कि भाई आप काम करा रहे हो तो पैसे भी दो. एंड सोशल बाइकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड्स हमारी कंट्री के थे और हमारी कंट्री के लोगों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं. तो जो गांव के पीजेंट फार्मर्स थे उन्होंने बोला कि भाई हमारे लिए तो ब्रिटिशर्स तो बाद में आते हैं, वो तो बाहर के हैं, फॉरेनर्स हैं, हमारे तो खुद के लैंडलॉर्ड्स हमारे लिए ऑपरेसर की तरह हैं, तो उनको बाइकॉट करना है पहले तो, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम कर रहे थे. इन मैनी प्लेसेज द नाई एंड धोबीज बंदाज वर ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो डिफरेंट ग्रुप थे वो सब इसके लिए काम करने लगे. सो बाबा रामचंद्रा एंड जवाहरलाल नेहरू, दोनों इमेजेस आपको यहाँ पर दिखाई हुई हैं, इन्होंने लीड किया आगे. नाउ रिबेलियन इन द कंट्री साइड, अब इसी चीज़ को लेकर के रिबेलियस एक्टिविटीज़ होने लगी. गांधी जी ने तो नॉन वायलेंस फॉर्म में बोला था, लेकिन लोगों ने इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट किया और वो नॉन वायलेंस से वायलेंस में कन्वर्ट होने लगा. सो अक्टूबर 1920 द अवध किसान सभा वॉज वेंट हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रा एंड फ्यू अदर्स, जहाँ पर कि पीजेंट के फेवर्स की बात की जा रही थी, उनके राइट्स की बात की जा रही थी. विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन. किस बारे में लेकर के? अवध किसान सभा. एक सभा मतलब एक कमेटी हो गया. तो किसान सभा के नेम से, यानी इस तरह की कितनी कमेटीज ब्रांचेस बन चुकी थी? 300. एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेस ऑफ द तुलिकेदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन हॉर्डेट्स वर टेकन ओवर. क्योंकि ये जो लोकल वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, ये अपने ही जो लैंडलॉर्ड्स थे सबसे पहले तो उनके अगेंस्ट गुस्से से भरे हुए थे, तो इन्होंने उनके घरों में तोड़फोड़ मचानी, लूट करनी शुरू कर दी. इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट द गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर. अब गांधी जी ने ये नहीं बोला था कि भाई आप वायलेंटली और इस तरह की रिबेलियस एक्टिविटीज़ करो, बट उन्होंने बोला था कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और हम टैक्स उनसे कम करवाएंगे. लेकिन लोगों ने मैसेज क्या कन्वे कर दिया कि गांधी जी ने बोला कि हमको कोई टैक्स नहीं देना, हम टैक्स नहीं देंगे. एंड दिस मैसेज वॉज स्प्रेड एंड पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन अ वायलेंट मैनर, कि जब उनसे टैक्स के लिए कहा जाता था तो मारपीट शुरू हो जाती थी. तो इस तरह से जो मूवमेंट था कंट्री साइड में भी रिबेलियस होने लगा था. ठीक है, जबकि गांधी जी ने नॉन वायलेंस फॉर्म में इसको स्टार्ट करने की बात कही थी, लेकिन ये वायलेंट बनता जा रहा था धीरे धीरे.
स्वराज अमंग द ट्राइबल्स। अब अगला ग्रुप आता है ट्राइबल। ट्राइबल कौन होते हैं बच्चा? ट्राइबल आर द पीपल। ट्राइबल ग्रुप्स आपने पढ़े हैं, पीपल हु आर लिविंग इन द जंगल्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है हु लीव्स इन जंगल। तो वो लोग जो जंगलों में रहते थे, ट्राइबल ग्रुप, आदिवासी कम्युनिटीज़ भी जिनको बोला जाता था। अब इन लोगों से तो लैंड राइट ही ले लिया गया था, इनको अपने ट्रेडिशनल राइट जो इनके लैंड के थे उसी लैंड में इनको घुसने से मना कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इज द गोदाम हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट वॉज स्प्रेड इन अर्ली 1920। द कॉलोनियल मूवमेंट हैड क्लोज द लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम द एंटरिंग टू द फॉरेस्ट टू द ग्रेज देयर कैटल। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था ना कि फॉरेस्ट लॉ उन्होंने लगा दिया था जिसमें विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट बनाए थे। अब बाकी के एक ही विलेज फॉरेस्ट में उनको वो भी परमिशन के साथ जाना होता था, बाकी उनकी परमिशन ही नहीं थी। तो बेचारे अपने एनिमल्स को कहाँ ग्रेस कराते, ना वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते थे। तो वो उनके कस्टमरी राइट्स खत्म हो गए थे। किसके? ट्राइबल्स के। गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार सिस्टम ऑल्सो। एक तो उनसे उनके लैंड राइट ले लिए और फ्री में उनसे काम करने को कह रहे थे, बेगार सिस्टम चला रखा था। द पर्सन हु केम टू बी लैंड दिस वॉज द आलूरी सीताराम। अब ठीक इसी समय पे आलूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल हीरो बन के इनके सामने आया एंड इट वॉज कंसिडर एज अ स्पिरिचुअल फिगर, इनकैर्नेशन ऑफ गॉड। भगवान इसको इनकैर्नेशन ऑफ गॉड, इनकैर्नेशन का मतलब होता है अवतार, तो इसको भगवान का अवतार माना जाता था क्योंकि इसकी ना एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी होती थी, इसके प्रेडिक्शन बहुत अच्छे होते थे, तो लोग इसको मानते थे कि ये जो कहता है सही कहता है। सो ही क्लेम दैट ही कुड मेक द करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील द पीपल एंड कुड सर्वाइव इवन द बुलेट शूट। यानी बुलेट शूट भी उसके ऊपर आ जाए तो भी उसको कुछ नहीं हो सकता है, वो खुद से ऐसा क्लेम करता था। तो लोगों को भी ट्रस्ट था क्योंकि कई बार चीज़ें क्योर होती थी, जैसा वो कहता था चीज़ें ऐसी आती थी। सो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया ये भी उसके फेवर में था और उसने अप्रिशिएट भी किया गांधी जी को और उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड पर्सुएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, इसने भी बोला कि आपको बाइकआउट करना चाहिए द गोदाम। लेकिन इनको प्रॉब्लम क्या थी? गांधी जी के एक थॉट से इनको प्रॉब्लम थी कि आप हाथ जोड़ करके अगर ब्रिटिशर्स के सामने बार बार जाते रहोगे तो ऐसे स्वराज नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है, आपको टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये गांधी जी से सहमत नहीं थे। सो गोदाम रिबेल अटैक पुलिस स्टेशन, अटैक टू किल द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर अ टाइम बिकम अ फोक हीरो। ठीक है, फाइनली पकड़ा गया लेकिन वो सालों तक ट्राइबल ग्रुप्स में एक फोक हीरो के फॉर्म में पॉपुलर रहा। तो ये थे हमारे आलूरी सीताराम राजू जो कि एक ट्राइबल ग्रुप के हीरो थे। और यहाँ पर ये जो आलूरी सीताराम राजू है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क क्वेश्चन के लिए आप याद रखना, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है या 2 नंबर में, या फिर हो सकता है 3 मार्क्स के लिए भी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो भी चीज़ें दी हैं पैराग्राफ में, इसको अच्छे से रीड कर लेना, जिस भी एंगल से क्वेश्चन आएगा फिर हम कर सकते हैं। नाउ स्वराज इन द प्लांटेशन। अब यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगला ग्रुप हम ट्राइबल ग्रुप पढ़ा, स्टूडेंट ग्रुप पढ़ा, तो अब प्लांटेशन ग्रुप में भी काम चल रहा था। मतलब प्लांटेशन में कौन थे? जो हमारे इंडियन वर्कर्स थे उनको ज़बरदस्ती रिक्रूट किया जाता था भाई। So for plantation workers in Assam, freedom meant to right to move freely in out of retaining and link with the villages from which they had come। मतलब उनको झूठ बोल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था और वो प्लांटेशन में फंस जाते थे वो, और इतनी वर्स्ट कंडीशन थी, विलेजेस बिल्कुल ना के बराबर दी जाती थी, और वो घर आना भी चाहते थे तो अपने विलेज टाउन में लौट नहीं पाते थे। अगर भागने की कोशिश करते तो पकड़ के मारपीट के वापस वहीं डाल दिया जाता था। तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? प्लांटेशन से फ्री होकर अपने घर लौट पाएं, यही इनके लिए पहली स्वराज की मीनिंग थी। So under the Inland Emigration Act of the 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission। परमिशन उनको मिलती नहीं थी और बिना परमिशन के उनको जाना अलाउड नहीं था। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities and left the plantation and headed home। जैसे ही उनको पता चला कि भाई गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रखा है और बोला है कि आप इनको फॉलो मत करो, तो इन्होंने भी प्लान कर लिया कि हम अब यहाँ से भाग जाएंगे। सो दे बिलीव दैट द गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन द लैंड इन देयर विलेज एरियाज। जिन जिन गाँव से हैं तो ये खबर इन तक पहुंची। मतलब चीज़ें ना परसेप्शंस बदल रहा था, चीज़ों को डिफरेंट मीनिंग के साथ प्रेजेंट किया जा रहा था। तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड था कि स्टॉप कॉपरेटिंग टू ब्रिटिशर्स, लेकिन लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से मीनिंग कनेक्ट कर दिया था। अब लोगों का मानना था क्योंकि गांधी जी काफ़ी पॉपुलर थे तो लोगों को लगता था, अभी डेमोक्रेसी समझ में नहीं आई थी ना लोगों को, तो उन्हें लगा था कि भाई गांधी राज आने वाला है, फिर गांधी जी ही हमारे राजा होंगे, लीडर होंगे, गवर्नमेंट की कमांड गांधी जी के हाथ में होगी, और गांधी जी ने कहा है कि गाँव में लोगों को ज़मीन दी जाएगी। तो अब ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ये बड़े खुश हो गए, इनको भी उम्मीद थी कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, हमें वहीं पर अब ज़मीन मिलेगी, हम आराम से
अपनी ज़मीनों में काम करेंगे. So they interpreted the term Swaraj in their own ways and imagining it to be the time when all suffering and troubles would be over. तो बेचारे बड़े खुश हुए कि अब वो समय आ चुका है, गांधी राज आने वाला है और अब हमारे जो सफरिंग्स थे अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं. और यहीं पर इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट. अब ये चौरी चौरा आपको मैप के लिए तो पक्का से रट लेना है. बियॉन्ड इट 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स, इससे ज़्यादा के लिए क्वेश्चन वैसे जनरली नहीं पूछा जाता. चौरी चौरा दैट वाज इन 1922 उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. कहाँ हुआ था? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. एट चौरी चौरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोस्ट्रेशन इन बाजार टर्न इनटू द वायलेंट क्लैश विद द पुलिस एंड हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अभी चौरी चौरा गए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही चल रहा था, लेकिन पुलिस की भी मुठभेड़ हो गई, तो सत्याग्रहीज और पुलिस के बीच में बहुत मारधाड़ हो गई, बहुत खून खराबा हो गया, कई सारे लोग मारे भी गए. तो जैसे ही गांधी जी ने ये इंसिडेंट सुना तो गांधी जी ने तुरंत इसको कॉल्ड ऑफ. हॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, हॉल्ट मतलब थम जाना, रुक जाना, हॉल्ट. सो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो फाइनली गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया. तो इस तरह की मूवमेंट हो रही थी. एक तरफ से ब्रिटिशर्स फाइटिंग कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमारे इंडियन सत्याग्रहीज हैं. तो आपस में लड़ाई हो रही है, कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचा, खून खराबा हो गया. तो इस चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने तुरंत ही मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करा दिया. राइट. सो इट्स अबाउट टुडेज लेक्चर पार्ट 1. ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक हमने डिस्कस कर लिया है. अब इसके बाद अगले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, लिमिटेशंस एंड अप टू द 1947 फ्रीडम एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. तो मिलते हैं आपसे दोबारा पार्ट 2 में. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय.